धोरावाड़ी धरती राजस्थान और उसमें द फिल्मोग्राफी का ये सेट जिस पे फिल्मोदय में हम बात करते थे राजस्थानी फिल्मों की 2020 यानी 2020 में स्टार्ट हुआ हमारा ये शो आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि हम नव वर्ष पर अपने सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमने जो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है वो सिर्फ इतना किया है कि अब हम आपको उन प्रतिभाओं से मिलाएंगे जिन्होंने राजस्थानी फिल्मों के लिए बहुत कुछ काम किया। पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने वो काम किया कि राजस्थान उनके लिए छोटा पड़ा तो वो अपने आप को बॉम्बे शिफ्ट करके चले गए। ऐसी ही एक प्रतिभा है मनीष सिंघल। मनीष सिंघल का नाता जयपुर से है और यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रतिभा को तराशा और आवाज़ की दुनिया में वो मुकाम बनाया कि इन्हें बम्बई जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो भी एक बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के अंदर अधिकारी ब्रदर्स के लिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है जी आपने काम स्टार्ट किया जी। और वहाँ जाके आपने एक नई विधा को भी अपनाया जिसे राइटिंग कहते हैं। जी हाँ, दोनों ही विधाएं पर्दे के पीछे की थी। पर्दे के पीछे की इन विधाओं को चयनित करने का आपका मेन एम क्या रहा? सर क्या था कि जब बॉम्बे गए थे तो सबसे पहले तो वहाँ जो सवाल होता है वो आजीविका का सवाल होता है, क्योंकि बॉम्बे में अगर आपके लक्ष्य बड़े हैं और अगर उन लक्ष्यों की प्राप्ति आपको करनी है तो आपको सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका सर्वाइवल वहाँ पर बहुत ही तरीके से चलता रहे। किसी भी और आर्टिस्ट की तरह सबसे पहली जो तमन्ना थी, सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनना है, पर्दे के सामने परफॉर्म करना है। पर बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप पर्दे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पर्दे के पीछे चलने वाली हर एक चीज़ की जानकारी पूरी हो। तो उसके लिए और फिर दूसरी बात, वो चीज़ आपको ये भी ताकत देती है कि आप अपने सर्वाइवल्स को सुनिश्चित करें ताकि आपकी रोजी रोटी बिल्कुल सही चलती रहे और आप अपना जो मेन गोल है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने का, उसकी तरफ आप कंसंट्रेट कर सकें, उसको फोकस कर सकें। तो शुरुआत हुई सबसे पहले श्री अधिकारी ब्रदर्स से। मैं वहां पर गया था मुंबई और सबसे पहले कोशिश यही थी कि कोई भी छोटा मोटा जॉब मिल जाए, एक बार कोई जॉब हाथ में आ जाए, एक बार सैलरी स्टार्ट हो जाए, फिर धीरे धीरे उसके पैरेलली काम करते हुए जो मेन गोल है आर्टिस्ट बनने का, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बनने का, उसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। जॉब मिलना बहुत आसान है, लेकिन जब आपने बॉम्बे में एंट्री ही ली होगी तो जो आवाज़ आप बोल रहे हैं जो सबको अट्रैक्ट करती है, तो क्या उनमें से कोई एक ऐसा इंसान नहीं मिला कि जो आपको इन फ्रंट ऑफ कैमरा पेश करता है? क्योंकि आवाज़ आर्टिस्ट की सबसे बड़ी दौलत होती है। जैसे अमिताभ बच्चन जी, उनको भी रिजेक्ट किया गया था जी, लेकिन आज वो आवाज़ के दम पर ही सुपरस्टार हैं, मेगा स्टार हैं। बिल्कुल। तो ये सफ़र आवाज़ का कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी जानकारी आप पहले दो। तो जब मैं वो जॉब ढूंढ रहा था तो मुझे वो जॉब ढूंढने के लिए मैं हर एक जगह पे गया और मैंने हर जगह पे एक, चाहे अधिकारी ब्रदर्स हो, चाहे मीत ब्रदर्स का स्टूडियो, चाहे यश चोपड़ा का स्टूडियो, मैं हर जगह जाके अपना एक जो भी छोटा मोटा बायोडाटा मेरा काम किया हुआ था यहाँ जयपुर में, वो मैंने वहाँ छोड़ दिया। कॉल आया अधिकारी ब्रदर्स से और मैंने वहाँ जो इंटरव्यू दिया तो जो मेरी बॉस थी, जो सबसे पहली बॉस थी, उन्होंने मुझे जो सबसे पहला चांस दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मेरी आवाज़ अच्छी है। उन्होंने मुझे सबसे पहली बार इस बात से रूबरू कराया कि मेरी आवाज़ अच्छी है और मैं इस पर काम करके अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई और तब उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए वॉइस ओवर्स करो और फिर साथ में तुम ये असिस्टेंट प्रोड्यूसर का भी काम करते रहो ताकि तुम्हें एक प्रॉपर जॉब वाला वो भी मिल रहे, तुम्हारा सर्वाइवल भी चले और चीज़ें तुम्हारे लिए बेटर हो जाए। वहाँ से शुरुआत हुई और मैं वो करता रहा। फिर कुछ साल भर के करीब मुझे वहाँ पे हुआ था काम करते करते, तभी पता चला कि जयपुर जैसी जितनी भी टियर 2 सिटीज़ हैं, जहाँ पर कि अहमदाबाद हुआ, चंडीगढ़ हुआ, यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने रेडियो का सेकेंड फेज़ लॉन्च कर दिया है। तो FM, जी हाँ, FM रेडियोज़ का। तो FM रेडियोज़ का सेकेंड फेज़ लॉन्च हुआ। वहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ फ्रेंड्स से पता चला कि वहाँ पर इस तरह से अभी एक नाइट शो के लिए रिक्वायरमेंट है और क्योंकि बॉम्बे में ऑलरेडी FM थे तो मैं वहाँ सुनता था। वहाँ सुनते सुनते मतलब एक तमन्ना भी थी कि यार अब आवाज़ पर काम शुरू हो ही गया तो काश रेडियो जॉकी बनने का एक चांस मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। और मुझे पर्सनली नाइट शोज़ बहुत पसंद थे तो मैं वहाँ नाइट शोज़ सुना करता था, उसी तरह से प्रैक्टिस भी किया करता था रोज़ अपने आप को अपनी स्क्रिप्ट्स बना के बोलने की। यहाँ अपॉर्चुनिटी देखी तो अप्लाई किया और बाय गॉड ग्रेस यूँ कहिए कि भगवान की दया से मौका मिला और 94.3 माई FM जो दैनिक भास्कर का रेडियो है, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एज अ रेडियो जॉकी। तो ये इनका सफ़र का पहला फेज था। बम्बई आपको बुलाता है लेकिन सिखाकर वापस भेज देता है। जी बिल्कुल। ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ की प्रतिभा को बम्बई में काम मिलता है।
आप टारगेट कुछ भी लेके जाओ, लेकिन अगर आप अपने काम में इन्वॉल्व हैं तो दिशाएं बदल जाती हैं, आदमी बनने कुछ जाता है लेकिन एक नया मुकाम पा लेता है। जी हाँ, इस सफलता की हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया। यहाँ से आने के बाद में फिर आप ऑफिस बॉम्बे लौट गए, तो जी ये हाँ। आने जाने का जो सफर चलता रहा उसमें सिर्फ आवाज को ही मांझते रहे या फिर आपने कोई दूसरे फील्ड में भी जाना चाहा? सर कोशिश मैंने हमेशा सिर्फ ये की कि मैं अच्छा काम करता रहूं, चाहे किसी भी विधा में हो। मैं अपने आप को जितने ज़्यादा तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊं, वही बस कोशिश थी। तो आवाज़ के ऊपर काम करता करता जब यहाँ से 4 साल रेडियो मेकर थोड़ा सा मुझे लगा कि अब मुझे कुछ और भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं वापस बॉम्बे निकला और वहाँ पर आवाज़ की दुनिया में काम करना स्टार्ट किया। जब टेलीविज़न शोज़, जो ट्रैवल शोज़ होते थे और जो एनिमेशन शोज़ होते थे डिस्कवरी TLC और उनके लिए मैंने हिंदी डबिंग्स की। वो करते करते फिर मुझे वापस से एक बार चांस मिला, तो मैंने राइटिंग भी ट्राई की। वेरी गुड। और तब मैंने OAP जैसे एक टीवी चैनल का डिपार्टमेंट होता है, ऑन एयर प्रोमो डिपार्टमेंट, हाँ। वो मैंने ट्राई किया। और जो भी आप सीरियल्स देखते हैं, टेलीविजन सोप देखते हैं आप, उन टेलीविजन सोप्स का एक प्रोमो होता है पहले 30 promo सेकेंड का, बनाया जी 40 सेकेंड का, तो वो मैं लिखता था वहाँ पे। TLC। जी हाँ, वो मैं लिखता था और मैं उसके लिए आवाज़ भी देता था, और वो पूरा उसके लिए जो कॉन्सेप्ट्स होते थे, आइडियाज़ होते थे, वो मैं सोचा करता था, लिखता था, और फिर वहाँ से पूरा तो 4 साल फिर उसके लिए भी काम किया। वहीं अधिकारी ब्रदर्स में ही वापस से एक बार मुझे, क्योंकि पुराने दोस्त थे, पुराने मित्र थे, पुराने लोग थे, उनके साथ वापस जुड़ने का मौका मिला। 2 साल वहाँ किया। फिर उस सेम स्ट्रीम में मैंने स्टार इंडिया नेटवर्क के साथ भी काम किया। स्टार प्लस और स्टार भारत, उनके जो चैनल्स हैं, उनके लिए मैंने फिर वहाँ पर प्रोमोज लिखे। स्टार अंधेरी कुला रोड के ऊपर मेन ऑफिस जो है उसमें आपने काम किया। इन हाउस प्रोमो जो बनते हैं जी उनके जो कंटेंट लाइन होती है जी। वो आपको पूरी प्रोवाइड की जाती थी या आप अपने इमेजनरी उसके करेक्टरिस्टिक को लेके यहाँ से प्रोमोज बनाते थे? नहीं, बेसिक आइडिया और बेसिक ब्रीफ हमें हमारे जो भी सीनियर्स होते थे उनसे, यस, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स जो होते थे उनसे मिलता था। हमें एक बेसिक ब्रीफ आइडिया मिलता था हमें, और फिर हम उसको उसके ऊपर 3-4 ऑप्शंस बना के उसको वापस उन्हें लेके जाते थे, जिसे हम सेल्स टीम और जो प्रोग्राम जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे उन दोनों के साथ उसे डिस्कस करते थे। और फिर उनके साथ में पूरे डिस्कशंस होने के बाद में जब हम जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता था उसको हम शूट करते थे और फिर उसे टीवी पर लेकर आया जाता था। ओके। तो यहाँ पे तो साउंड का वर्क जो है एक वैरायटी वाला वर्क होगा जी यू हैव टू डिलीवर ए सिंगल डायलॉग इन ए डिफरेंट फॉर्मेशंस जी, एंड डिफरेंट पिच के ऊपर। एग्जैक्टली। तो ये सब आप करवाते थे या खुद करते थे, या उसको मॉड्यूलेशन दे के वो सारे डायलॉग्स आपके यहाँ से उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट से उसी तरह से लेना चाहते थे जो आपने कंसीव किया था? सर साउंड की जब बात आती है तो एक तो जब आप खुद करते हैं तो ये मान के चलिए साउंड में आपको 80% काम खुद ही करना पड़ता है। जहाँ तक बात रिकॉर्डिंग की आ रही है, जो रिकॉर्डिंग के बाद का जितना भी प्रोसेस है वो फिर पूरी जिम्मेदारी साउंड इंजीनियर्स की और उनकी होती है, फिर वो उसे तराशते हैं। तो उससे पहले तक का जितना काम एक स्क्रिप्ट को डेवलप करने का, उसके सही एक्सप्रेशंस ढूंढना, उसको सही तरीके से रिकॉर्ड करना, उसमें जो उतार चढ़ाव हैं वो देखना, उसके पिच क्या हैं, उसमें जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, उसकी सॉफ्टवेयर के साथ में कितना सिंक्रोनाइजेशन उसके अंदर है, वो सब कुछ एक आर्टिस्ट को खुद ही करना पड़ता है। इसमें फिर डबिंग आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन कितना था? ये सारा तो मशीनरी के अंदर आ गया, बट हाउ आई कैन से कि सब पर्टिकुलर साउंड है वो उसको वेरिएंट वेज के अंदर बोलता है, अलग अलग तरह से। सर मैंने जो चीज़ें बताई वो मशीनरी वाली नहीं है, ये सारी टेक्निकलिटीज़ आर्टिस्ट को खुद अपने अंदर, क्योंकि आर्टिस्ट खुद भी एक मशीन है, तो उसकी अपनी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको उस स्क्रिप्ट के साथ में सिंक्रोनाइज करके वो कैसे उसे डिलीवर करके उस सॉफ्टवेयर में पहुंचाता है, वहां से सॉफ्टवेयर का काम स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले तक की एक अपनी जर्नी है। वो जो जर्नी है, जो स्क्रिप्ट से वहां सॉफ्टवेयर तक पहुंचने की जर्नी है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसमें कि बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। जैसे कि अगर मैं कोई एक स्क्रिप्ट लूं और अगर मैं उसको उठा के लेता हूं, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं एक स्क्रिप्ट को एक रन थ्रू में कर लूं, मैं उसको पढ़ लूं, ताकि मुझे उसका बेसिक फील और बेसिक आइडिया समझ में आ जाए। और वो बेसिक आइडिया, बेसिक फील समझने के बाद में मैं जब उसको लेकर माइक के ऊपर पहुंचता हूं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि अगर पहले 2 चीज़ों में मैं इसको बांटूंगा, एक तो होती है टेक्निकलिटीज़ जो आपको उस माइक के साथ में ध्यान में रखनी होती हैं, लेकिन उससे पहले जो दूसरी टेक्निकलिटीज़ होती है वो स्क्रिप्ट वाली टेक्निकलिटीज़ होती हैं, जिसमें इमोशंस होते हैं, डिलीवरी होती है। और उसमें अगर आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी जो स्क्रिप्ट है, सबसे पहले तो उसका जॉनर क्या है। जॉनर यानी कि ड्रामा हो सकता है, रोमांटिक हो सकती है, वो थ्रिलर हो सकती है, वो हॉरर हो सकती है,
और कई बार मिक्स जॉनर भी होते हैं, तो आपको चेंज करना होता है बिल्कुल चलते चलते, आपको बिल्कुल जो भी स्क्रिप्ट है उसकी, तो उसके अकॉर्डिंगली वो करना होता है। फिर देन आप किसके लिए कर रहे हैं, जो जॉनर के अलावा अगर आप ट्रैवल शो कर रहे हैं या फिर आप मतलब कोई एनिमेशन कर रहे हैं या फिर आप किसी एड के लिए आप वॉइस ओवर कर रहे हैं या फिर आप डॉक्यूमेंट्री के लिए कर रहे हैं, तो जिस तरह से स्ट्रीम्स चेंज होती जाती हैं, प्लेटफॉर्म्स चेंज होते जाते हैं, उस तरीके से आपको उसे उसमें वो वेरिएशंस देने होते हैं। मीन्स आपकी आवाज में एक इंद्रधनुषी कलर होना चाहिए, बस 7 वैरायटी चाहिए, 9 रंग जो हमारे कला के हैं वो सारे आपको अपने अंदर समेटने होते हैं। तो इसके लिए तो बेटर चीज़ एक ही है कि दर्शक भी और आपके जो स्टूडेंट्स हैं या राजस्थान का जो लर्नर है वो तभी समझ सकता है जब आप इसका एक डेमो दे सकें। तो वी आर इन स्टूडियो, डेफिनेटली आई वुड लव टू। सिंपल कोई भी एक लाइन जो आपको हो, इश्क है तो रिस्क है, या जो आपके मन में जहन में हो, उसको वेरिएंट्स के साथ में डिफरेंट कहना से आप 9 कलर में, जैसे संजीव कुमार ने नया दिन नई रात में किया था, जी हाँ, जी हाँ। तो दैट वैरायटी अगर वो हमारे दर्शक देखेंगे, हमारे साथी लोग उसको देखेंगे, आई थिंक जो बात आप कह रहे हो वो प्रैक्टिकल रूप में सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स कम टू द स्टूडियो। वंडरफुल, व्हाई नॉट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।